जैसा कि जो कल का वीडियो था, जो चैप्टर आपका 5वीं था, जन संघर्ष और आंदोलन, जिसमें हमने ये जाना कि जन संघर्ष क्या होता है, आंदोलन क्या होता है और इसके साथ-साथ हमने 2 देशों की कहानी, जो वास्तविक कहानी थी, यथार्थवादी कहानी थी, कोई एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, रियल थे, जिसमें हमने नेपाल की घटना और बोलिविया की हमने घटना को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह लोगों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल किया, आंदोलन किया और लोकतंत्र लाया। और नेपाल में इसको दोहरी लोकतंत्र कहते हैं, दोबारा लोकतंत्र को आना कहते हैं। जबकि वहीं पर बोलिविया के जो लोग थे, उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार के प्रति ही हड़ताल किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, इस वजह से कि लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक या एक तानाशाही सरकार की तरह से व्यवहार कर रही थी। जो लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई थी, वो लोगों के हितों की ना देखते हुए, बल्कि वो एक अलग प्रकार का व्यवहार कर रही थी। उसके लिए लोगों ने जन संघर्ष किया, लोगों ने क्या एक आंदोलन किया। तो अब तक हमने यहाँ तक इन सभी चीजों को पढ़ लिया। अब देखिए, अब ये जानते हैं कि आखिर ये जो जन संघर्ष और जो आंदोलन है, ये काम कैसे करता है, ये लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, लोकतंत्र में कैसे काम करता है। और ये सवाल उठता है, क्या जन संघर्ष और आंदोलन सभी समाज में है? सभी समाज से मतलब है लोकतांत्रिक देश में, गैर लोकतांत्रिक देश में। गैर लोकतांत्रिक देश में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे राजा या शाह का शासन, जैसे किसी एक पार्टी का शासन, सेना का शासन। तो क्या जन संघर्ष और आंदोलन क्या हर समाज में यानी हर देश में है? और ये किस तरीके से प्रभावित करता है? और आपका ये जो एनसीईआरटी किताब है, इसमें लामबंदी दिया हुआ है कि लामबंदी क्या होता है, संगठन क्या होता है, दबाव समूह किसे कहते हैं, जन संघर्ष क्या होता है, तो मैंने कल बता दिया था। अब जानेंगे कि संगठन क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है, इन सब के बारे में हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैं आपको बताता हूं ना, वो समझ में आता होगा। और आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक जरूरी और आवश्यक सूचना दे दूं, ये जरूरी भी आवश्यक है, ठीक है। देखिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस पर डेली शाम 5 बजे यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं ना, 10वीं के, जो वर्ष 2024-25 के बच्चे, यानी वे बच्चे जो कक्षा 9वीं पास करके 10वीं में आ गए, उनके लिए वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए, जो वर्ष 2025 में बोर्ड पेपर देंगे, उनके लिए न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आधारित क्या है, ये क्लास है। और मैं आप लोग को बता दूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ओमकार मौर्य क्लासेस पर डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। इस समय मैं लाइव हूं। साथ ही साथ हमारे इस ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं या आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इन चारों विषयों का समग्र और निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है, जिसमें हम आपका जो है चैप्टर 5 जन संघर्ष और आंदोलन को ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर कुछ समय बाद आपका जो नागरिक शास्त्र है, ये समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे आएंगे, उसके लिए फिर हम रिवीजन क्लास या महामैराथन क्लास कुछ इस तरह के चलाएंगे। कहने का मतलब एक साल में हम एक चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ा देते हैं, ताकि समय समय पर रिवीजन होता रहे और जो डाउट है वो क्लियर होता रहे, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि लोकतंत्र में यानी आपका जो जन संघर्ष और आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ लिया कि कैसे नेपाल में जन संघर्ष हुआ लोकतंत्र लाने के लिए, किस तरह से लोगों ने आंदोलन किया, हड़ताल किया, जन संघर्ष किया, लोगों ने संघर्ष किया बोलिविया में अपने ही लोकतांत्रिक सरकार के लिए। अब जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र देश में आपको कुछ दिखे ना दिखे, आपको जन संघर्ष देखने को मिलेगा, लोक आंदोलन देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि जो देश लोकतांत्रिक है, जो देश लोकतंत्र है, वहां पर जन संघर्ष क्यों होगा, वहां पर आंदोलन क्यों होता है। जैसे कुछ ऐसे देश है, जैसे चीन है। अब चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, अगर वहां के लोग जन संघर्ष करें, आंदोलन करें, तो हम कह सकते हैं कि कोई लोकतंत्र नहीं है। चीन जो है, वहां पर उसको केवल विकास से मतलब है, वहां पर जो जनता है उसकी बुनियादी आवश्यकता या वहां की गरिमा, मान सम्मान, स्वतंत्रता, अधिकार, सुरक्षा से मतलब नहीं है चीन की सरकार को। अगर वहां के लोग अगर जन संघर्ष करें, जन यानी लोगों का संघर्ष हो, कुछ पाने के लिए लोगों का आंदोलन हो,
अधिकारों के लिए हड़ताल हो, तो समझ में आता है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक देश है। तो ये सवाल उठता है, क्या लोकतांत्रिक देशों में लोगों का संघर्ष होता है, जन संघर्ष होता है और आंदोलन होता है? हाँ होता है। क्यों होता है? जरूरी क्या है? जब लोकतंत्र आ गया तो लोगों का संघर्ष तो नहीं होना चाहिए, लोगों का संघर्ष नहीं होना चाहिए, लोगों का आंदोलन अब क्यों होना चाहिए? लेकिन फिर भी आप हमारे देश में देखें, बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन हुआ, हमारे भारत में नर्मदा नदी आंदोलन बचा हुआ, और भी कुछ आंदोलन जो है आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है, आप देख सकते हैं इस एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, जो मैं आप लोग को पढ़ के बोरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सवाल उठता है कि यहाँ पर क्यों आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक देश में क्यों लोगों का संघर्ष है तो क्यों? जब लोकतंत्र है तो संघर्ष ही समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या लोगों का, क्या लोकतांत्रिक देश में भी लोगों का जन संघर्ष है, लोगों का संघर्ष है, लोगों आंदोलन करते हैं। तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? और क्या लोकतांत्रिक देश में जो लोगों का आंदोलन होता है, जो लोगों का जो संघर्ष होता है, क्या गैर लोकतांत्रिक देशों की तरह होता है? इसके देखते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में जो लोगों का जो संघर्ष होता है वो कई तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कुछ राजनीतिक दल, मैं लिख दूं राजनीतिक दल। भारत में कुछ पार्टियां हैं, भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाने के लिए या सत्ता में जाने के लिए क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं। वो क्या करती हैं, भारत में कुछ ऐसे दल हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ स्थानीय पार्टियां हैं जो सरकार बनाने के लिए, सत्ता में जाने के लिए या सत्ता में साझेदारी करने के लिए संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष किससे होता है? सरकार से होता है। ये क्या करते हैं, सत्ता में जाने के लिए क्या करते हैं, सरकार में जाने के लिए क्या करते हैं, सरकार की जो भी बुराइयां होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, या सरकार सत्ता में रहते हुए यदि कोई कार्य ना करे तो इसकी ये क्या आलोचना करते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने संघर्ष के माध्यम से ये सरकार में बनाए। ते भी एक तरह का क्या संघर्ष होता है। अब सवाल उठता है, जो राजनीतिक दल सत्ता में जाने के लिए, सत्ता में भागीदारी करने के लिए जो संघर्ष करते हैं, क्या हम इसे जन संघर्ष कहें? क्योंकि जन संघर्ष का मतलब वो लोगों का संघर्ष, तो क्या इसको हम लोगों का संघर्ष कर सकते हैं? अब इसको समझने के लिए हमें जो है नेपाल की कहानी पर एक बार फिर जाना पड़ेगा। नेपाल की कहानी पर क्यों? जैसे मैंने बताया क्या, एमपीए, मैंने बताया कि नेपाल में एक पार्टी थी, गठबंधन पार्टी थी, एमपीए, एमपीए पार्टी थी ना नेपाल की। और जो नेपाल की जो एमपीए पार्टी थी ये सप्तदलीय पार्टी थी, यानी 7 दलों, यानी 7 पार्टियां थी जो अलग अलग पार्टियां थी। चुनाव का उनका एजेंडा अलग था, क्योंकि हर पार्टी का अपना चुनाव का एजेंडा, एजेंडा का मतलब लक्ष्य होता है कि यदि हम सत्ता में जाएंगे, यदि हम सरकार में जाएंगे तो हमारी पार्टी जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ये कार्य करेगी। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। भारत में जितनी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, सबका अपना एजेंडा होता है। तो मैं ये कह रहा था, क्या राजनीतिक दलों का जो संघर्ष होता है सत्ता में जाने के लिए, सत्ता में भागीदारी लेने के लिए, क्या इसे जन संघर्ष कहेंगे? तो मैं कहा था इसको समझने के लिए नेपाल की कहानी पर लौटते हैं। नेपाल की कहानी में क्या हुआ था? नेपाल की कहानी में जो एमपीए नाम की जो पार्टी थी, जिसको हम सप्तदलीय पार्टी कहते हैं, ये क्या थी? 7 पार्टियां थी जिनका अपना एजेंडा था, अपना लक्ष्य था कि हम सरकार में जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम जाएंगे तो हम ये करेंगे, इनको ये आएंगे या इनको लाते ये करेंगे, अपना लक्ष्य था। लेकिन जब नेपाल में जब राजा का शासन आया तो सातों पार्टियां क्या मिलकर एक हो गई, सातों पार्टियां मिलकर क्या एक हो गए, यानी 7 बराबर 1 और 1 बराबर 7, यानी सातों पार्टियां मिलकर एक हो गई, एक हो गई। और संघर्ष किसके लिए करने लगे? लोकतंत्र के लिए करने लगे, सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। तो क्या इसको हम तो ये जो सातों पार्टियां मिलकर एक पार्टी हो गई और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे, तो ये क्या था? ये भी
क्या इसको जन संघर्ष कहेंगे? हाँ, जन संघर्ष कहेंगे, क्योंकि ये जो 7 पार्टियां भले थी, लेकिन ये 7 पार्टियां नेपाल के जितने लोग थे, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, यानी शिक्षित हो, अशिक्षित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी विचारधारा का, यानी नेपाल में जो भी विविधता है, जिस भी तरह के लोग थे, सारे के सारे लोग किसी न किसी पार्टी से मिल रहे थे। और उन पार्टियां वही करती हैं आमतौर पे, क्योंकि पार्टियों का उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में जाएं, हम सरकार बनाएं। इसलिए हर पार्टी अपने क्षेत्र, अपने स्थानीय क्षेत्र उन्हीं मुद्दों को उठाती है जो आमतौर पर किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक क्षेत्र की समस्या हो। तो आमतौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 पार्टियां एक हो गई थी, आमतौर पर यदि वो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे तो जनता भी कर रही थी। तो इस तरह हमने कहा कि जन संघर्ष है, लोगों का आंदोलन है। इसके साथ माओवादी एक पार्टी थी। अब माओवादी पार्टी क्या होती है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने इसकी परिभाषा दे रखी है। अगर आप चाहें तो परिभाषा पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको उसकी परिभाषा जो है ना पढ़ के बता दूं। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी में यदि किसी चीज की परिभाषा दिया ना, तो मैं उसके साथ में छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, ये एनसीईआरटी ये कर रहा है, एनसीईआरटी यदि ये चीजें कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं कहूँ नहीं ये है। मैं क्यों ऐसा कहूँ? एनसीईआरटी जब ये कर तो मुझे वही बताना पड़ेगा ना। तो माओवादी क्या है, इसकी मैं अपनी परिभाषा नहीं दे सकता। एनसीईआरटी कुछ चीजों की परिभाषा देता है, कुछ चीजों को समझाने के लिए बताता है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा। तो चीनी क्रांति, तो क्या दिया कि चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, माओवादी मजदूर और किसान के शासक को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जो माओवादी, जो चीन के एक नेता थे, जो सशस्त्र नेताओं के प्रति, जो सशस्त्र शासक थे, जो राजा थे, उनको सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनके जगह पर किसान, मजदूर, अन्य की क्या सत्ता हो, सरकार हो, ये चीजों के, ये माओवादी की क्रांति के अंतर्गत जो है आता है। ठीक, तो मैं ये कह रहा था, क्या राजनीतिक, तो मैं ये कह रहा था क्या राजनीतिक दल जो सत्ता के लिए जो जन संघर्ष करते हैं, क्या इसे हम, क्या जो मैं ये कर रहा था ना कि जो राजनीतिक दल है ये जो संघर्ष करते हैं सत्ता के लिए, क्या इसे जन संघर्ष कहेंगे? कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल उन्हीं चीजों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर वो केंद्रित रहते हैं। भले उनका उद्देश्य होता है कि उनको सरकार में जाना है, लेकिन जो पार्टी सरकार में है तो उसके उन्हीं चीजों का विरोध करती है जिससे जनता प्रभावित हो सके या जिसे जनता सही मानती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत की जनता सब चाहती है कि भारत क्या सैनिक रूप से मजबूत हो, यानी भारत जो है सैनिक रूप से एक ताकतवर देश हो। तो अगर भारत की जो केंद्र सरकार है, यदि वो सेना पर पैसा खर्चा करे या व्यय करे, तो क्या कोई पार्टी उसका विरोध करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भारत की जो 120 करोड़ जनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनता है वो सब चाहती है कि खर्चा हो, यानी देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास में, परिवहन में तो विकास हो, लेकिन हम आर्थिक रूप से मजबूत हो, वो तो भारत की जनता चाहती है। लेकिन सैनिक रूप से भी हम मजबूत हो। जैसे हमारे देख लिए पुलवामा घटना हुआ था, तो हमारे सारे देश के नागरिक एक हो गए थे, चाहे कोई यूपी का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, राजस्थान का, पंजाब का, सब एक हो गए थे। सबने पाकिस्तान का विरोध किया। अभी चीन के साथ सीमा विवाद हो जाए किसी सीमा जमीन को लेकर, तो हमारे देश के सभी लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर देते हैं, क्योंकि एकता है। तो सभी लोग चाहते हैं क्या, देश की सुरक्षा के लिए यदि सरकार पैसा खर्च करती है, व्यय करती है, तो तो जनता क्या विरोध नहीं करती है? तो क्या कोई पार्टी उसका विरोध करेगी सरकार का? कोई पार्टी केंद्र सरकार का विरोध करेगी कि बहुत ज्यादा पैसा जो है आप जो है सेना पर खर्चा करते हो? क्यों नहीं करेगी? कोई पार्टी विरोध ही नहीं करेगी। वजह कि जनता उसे गलत नहीं मानती आमतौर पर। तो कोई पार्टी उन्हीं चीजों का विरोध करती है जब लगता है कि जनता उसे गलत मानती है या जनता का दृष्टिकोण में क्या गलत है। तो आमतौर पर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी होते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो जनता के दृष्टिकोण में सही हो, जिसे जनता सही और गलत यानी नैतिक और अनैतिक मानती है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहां पर आंदोलन होगा, लोकतंत्र के लिए आंदोलन, जैसे चीन है, चीन में लोगों को अधिकार नहीं है, इसलिए चीन के लोग संघर्ष कर सकते हैं सरकार से
लड़ सकते हैं सरकार से, सरकार के से हड़ताल कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, कोई किसी भी तरह का संघर्ष कर सकते हैं लोकतंत्र लाने के लिए। तो क्या लोकतांत्रिक देश में लोग संघर्ष करते हैं? हाँ, लोग संघर्ष करते हैं, लोकतांत्रिक देश में भी लोग संघर्ष करते हैं। बस फर्क इतना है कि गैर लोकतांत्रिक देश में लोगों का जो संघर्ष होता है वो उसकी तरीके जो अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए चीन है, चीन गैर लोकतांत्रिक देश है, तो वहां के लोग संघर्ष करेंगे तो संगठन नहीं होगा, संगठन नहीं होगा। क्या संगठित होकर हम क्या करें? हम जो है आंदोलन करें। लेकिन भारत में क्या, भारत में यदि लोगों को बुरा लग रहा है तो भारत में क्या संगठन है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ये विरोध करेंगे। जैसे भारत की सरकार, केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार यदि कोई गलत कार्य करेगी तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जानते हैं कि जनता को बुरा लग रहा है तो तुरंत विरोध करेगी सरकार का। तो ये क्या, जो राजनीतिक दल क्या है, ये संगठित हैं, तो ये विरोध करेंगे। लेकिन चीन में जो कि सरकार वहां की गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वहां की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है, वहां पर क्या कोई संगठन होगा कि सरकार कुछ कर रही है, जनता को लगा गलत हो रहा है तो आके विरोध करेगी? वहां पर है नहीं विरोध करने वाला। चीन की सरकार जो चाहे कर ले, पाकिस्तान की सरकार जो चाहे कर ले अपने देश के लिए, वहां पर कोई संगठन नहीं है, वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सरकार का विरोध कर सके। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ यदि सरकार कुछ गलत करती है तो हमारे यहाँ अमूमन अमूमन जो जनता है वो तो सड़क पे आकर विरोध तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या राजनीतिक जितने भी दल हैं वो सब सरकार का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर दो लोग विरोध करने वाले हो जा रहे हैं। एक, जितने भी संगठन हैं, संगठन हो गए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हो गए, जितने जो जनता जो उन कार्यों से, सरकार कार्यों से बुरा मानती है या उससे नुकसान हो रहा है, वो सभी विरोध करेंगे। लेकिन चीन में जो कि गैर लोकतांत्रिक सरकार है, यदि वहां की सरकार कुछ कर रही है तो क्या कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई विपक्षी दल है जो उसका विरोध करेंगे? कोई विरोध ही नहीं करेगा। कोई संगठन है जो उनके अधिकारों की बात करता? कोई है ही नहीं। अब जनता आ जाए सड़क पर विरोध करने तो चीन की जो सरकार को गोलियां मरवा देगी। तो वहां पर क्या, वहां के लोग संघर्ष कर ही नहीं पाते हैं, और करते हैं तो उनकी तरीके एकदम अलग होता है। जबकि लोकतांत्रिक देशों में क्या, जो लोग संघर्ष करते हैं तो उनके लिए क्या राजनीतिक दल होते हैं, एक भूमिका निभाती है, एक राजनीतिक दल भूमिका निभाते हैं, उसके लिए संगठन होता है, और साथ में वो क्या खुले आम तौर पर शांतिपूर्वक क्या वो आंदोलन कर सकते हैं, वो संघर्ष कर सकते हैं सत्ता में जाने के लिए, सरकार के विरुद्ध, सरकार की किसी चीजों के लिए। तो पहला आप ये क्लियर रखिएगा दिमाग में, चाहे लोकतांत्रिक देश हो चाहे गैर लोकतांत्रिक देश हो, दोनों देशों में जन संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। दोनों देशों में आपको लोकतांत्रिक, दोनों जगह पर आपको लोक आंदोलन देखने को मिलेगा, जन संघर्ष देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना है, गैर लोकतांत्रिक देशों में जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर आपको संगठन नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर कोई विपक्षी दल नहीं देखने को मिलेगा, दिखने मिलेगा तो उतनी वो सक्रिय नहीं रहेगी या अन्य चीजों नहीं देखने को मिलेगी। और लोकतांत्रिक देश में यदि जनता संघर्ष करेगी सरकार की किसी कानून को लेकर, सरकार किसी कानून लेकर यदि विरोध करेगी तो वहां पर राजनीतिक दल तो पहले उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनको सत्ता में जाना है। जितने भी संगठन है, जिससे महिलाओं के साथ कुछ बुरा हुआ तो महिला संगठन है या महिला संगठन है, या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, इनके साथ कुछ बुरा होगा तो इनके लिए भी संगठन है, ये विरोध करेंगे। तो यहाँ पर क्या जो चीज विरोध करेंगे तो संगठन है व्यवस्थित रूप से विरोध करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो लोकतंत्र देश है यहाँ पर लोगों का संघर्ष क्यों हुआ, यहाँ पर लोग आंदोलन क्यों करेंगे, यहाँ पर लोग क्यों आंदोलन करेंगे? लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है कि चलो वहां पर लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं है, या उतने अधिकार नहीं है जितना किसी एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अधिकार है। तो वहां पर लोग अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, अधिकारों के लिए एकजुट होने का प्रयास करेंगे, अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयास करेंगे, तो वहां तो समझ आता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है जैसे भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये सारे जो देश जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोग संघर्ष क्यों करेंगे, यहाँ के लोग आंदोलन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? सवाल ये उठता है यहाँ के लोग जो है संघर्ष क्यों करेंगे?
आप बताइए संघर्ष यहाँ के लोग क्यों करेंगे? यहाँ के लोग अगर संघर्ष करेंगे तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहला, अब देखिए जैसे सोशलिस्ट पार्टी नेशनल का समर्थन किया, ये जो नेपाल का आपने जो है सोशलिस्ट पार्टी जो कि वर्ष 2006 में नेपाल ने वापस उसकी सरकार बनाई, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने लगा कि कुछ मैं बताना भूल गया, इसलिए मैंने काफी चेक करके मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। तो अब सवाल मैंने जो कह रहा था कि जो लोकतांत्रिक जो देश है वहां पर लोगों का संघर्ष क्यों होगा, लोगों का आंदोलन क्यों होगा। अब इसको देखिए, आप समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारे जो लोकतांत्रिक जो देश है, हमारे यहाँ क्या है कि देखिए जितने भी लोग हैं राजनीतिक पार्टियां, एक सेकंड रुक करिए, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ आंदोलन लोग क्यों करेंगे, तो आंदोलन करने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिए हमारे मुख्य रूप से जो लोग जन संघर्ष करते हैं या जो आंदोलन करते हैं वो करने के पीछे दो कारण होता है। एक तो हमारे यहाँ जो लोग आंदोलन करते हैं वो आंदोलन करते हैं राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल क्यों करते हैं आंदोलन या जन संघर्ष, ये करते हैं सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, ठीक है, सत्ता के लिए। दूसरे हमारे यहाँ जो आंदोलन कोई करता है तो वो जो आंदोलन करते हैं वो कौन आंदोलन करता है, वो आंदोलन करते हैं संगठन, संगठन। और संगठन क्यों आंदोलन करते हैं, ये करते हैं समानता के लिए। जैसे हमारे देश में संविधान तो लिख दिया सब समान है, सबको अधिकार ही अधिकार है, लेकिन आज भी व्यवहारिक रूप में कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे महिला हो गए, महिला हो गया, महिला हो गया, आप देख सकते हैं महिला हो गया, एसटी हो गया, एसटी एससी हो गए, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति हो गए, ठीक है। फिर अल्पसंख्यक हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, संख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, एवं धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। हमारे यहाँ क्या ये जो लोग हैं ये आंदोलन करते हैं, एक तो राजनीतिक दल सत्ता के लिए, एक तो जो संगठन हुए ये महिला, जैसे महिलाओं का संगठन हो गया, और महिला के जो संगठन ये आंदोलन करेंगे, ये लोग अब जो राजनीतिक दल होते हैं सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं, ये सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, जो केंद्र में जो राज्य में सरकार है यदि कोई ऐसा काम कर रही है या किसी एक वर्ग के प्रति, एक जाति संप्रदाय, एक क्षेत्र के प्रति यदि ध्यान नहीं दे रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है, तो उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए हड़ताल करेंगे, उसके लिए सरकारी कामकाज में रुकावट बनेंगे, या जो है अन्य चीजें करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो करेंगे सत्ता के लिए। अब जो संगठन हो गए ये आंदोलन करेंगे, जन संघर्ष करेंगे। जैसे मान लीजिए महिला हो गए, अगर देश की आजादी से अगर बात करें, जब हमारे देश आजाद हुआ था तो हमने एसटी और एससी इन दोनों के लिए हमने लोकसभा में जो हमने सीट है उसके लिए हमने आरक्षित किया था, जबकि महिलाओं के लिए सीट क्या पहले तो आरक्षित नहीं था। अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आपका वर्ष 2023 में पारित हुआ और ये वर्ष 2029 के चुनाव से लागू होगा, 24 में नहीं लागू हो सकता, ठीक है। तो कहने का अब जो महिला, अब सबका संगठन है, महिलाओं के लिए भी संगठन है, जो महिलाओं के लिए संगठन है ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करो, महिला सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं में शिक्षा की जो है शिक्षा के विकास की बात करती है, ये महिला रोजगार की बात करती है, अन्य चीजों की क्या है ये लोग बात करते हैं। और जो एस टी एस सी है इनके साथ जो आज भी व्यवहारिक रूप में जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसके उसके लिए क्या है ये जो है आमतौर पे आंदोलन या जन संघर्ष इनका होता है। और भाषाएं जो अल्पसंख्यक है, जिससे हमारे देश में अधिकांशतः जो जो जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है, और भाषा अल्पसंख्यक जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी, बंगाली, बांग्ला, ये और भाषा अल्पसंख्यक इनके लिए भी कुछ अधिकार है
ताकि सरकार इनके पढ़ने लिखे या रोजगार अन्य सभी क्षेत्रों में क्या भाषा थोपे ना। और धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, इनके सुरक्षा की बात अन्य चीजों के लिए क्या ये अल्पसंख्यक आ जाते हैं। तो अब ये जो संगठन है ये भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। जैसे यदि हम महिला संगठन की बात करें तो है तो लोकतंत्र, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र होने के बावजूद भी जैसे संविधान में समानता तो कर दिया कि सभी समान है, लेकिन आजादी के बाद से आज से लेकर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे एक कानून हुआ हिंदू अधिनियम धारा 2005, मैं याद लिख दूं, मैं हिंदू हिंदू अधिनियम हिंदू अधिनियम धारा 2005। एक और आपका कानून हो गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023। अब ये क्या है, 2003 हो गया। अब ये क्या है, अब जो कि महिलाओं का अपना संगठन है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, हमारा भी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और हमको भी रोजगार में समानता हो, हमारे लिए भी रोजगार आए। इनसे जैसे कि रोजगार की समानता है। अब रोजगार में समानता की बात क्यों, जैसे जो महिला संगठन है ये किस चीज में बात करेंगे, ये आर्थिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमको भी शिक्षा में अधिकार हो। शिक्षा में अधिकार होने के साथ साथ क्या सरकार विशेष योजना लाती है कि महिलाओं के लिए कुछ स्कॉलरशिप, कुछ योजना लाती है ताकि महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ा सके। इसके साथ साथ बहुत सारे महिला संगठनों की मांग है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, ये जो नौकरियां हैं महिलाओं को भी रोजगार की व्यवस्था हो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या, जब राज्य की बात करें, जब राज्य पुलिस की बात करें तो जब राज्य पुलिस से जब निकलता है तो उसमें ये होता है, जब राज्य पुलिस की भर्तियां आती हैं तो उसमें क्या, उसमें कुछ सरकार ऐसे होता है कि जो महिलाओं की पुलिस करे उसमें सीटें आरक्षित कर देते हैं कि अगर हम 10,000 पुलिस की भर्ती करने तो जिसमें से जो होंगे 4,000 महिला होंगी या 2,000 महिला, कुछ इस तरह की चीजें करती। तो फिर 4,000 अगर महिला होंगी तो ये क्या हुआ, ये अगर हम पुलिस की नौकरी अगर रोजगार के तौर पे देखें तो इसमें क्या सरकार ने लगभग 40% क्या किया, महिलाओं के रोजगार की संभावना को बढ़ाया, रोजगार में वृद्धि किया। तो आमतौर पे लोकतंत्र में जो संगठन होते हैं जैसे महिला संगठन, ये क्या आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार में समानता की बात करते हैं या रोजगार के अवसर की बात करते हैं, अन्य चीजों की बात करते हैं। अगर कोई सरकार केंद्र लेवल पर या राज्य लेवल पर जाती है, यदि वो महिलाओं को अनदेखा करती है या वह महिलाओं के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती है, तो जो महिला संगठन है ये सरकार से क्या, इस सरकार और महिला संगठनों का एक संघर्ष होता है, एक द्वंद्व होता है, प्लस एक आंदोलन भी आपको देखने को मिलता है। आंदोलन देखने को मिलता है, जैसे आंदोलन आंदोलन देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देख ले कि प्राचीन समय से लंबे समय तक लेकर महिलाओं को मैं लिख दूं, महिला है ठीक है, अब देखो महिलाओं को क्या पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। देखिए कानून पारित हुआ हिंदू अधिनियम धारा 2005, अब हर महिला अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी। काफी लंबे समय तक महिलाओं जो थी, आप देख सकते हैं 1951 से लेके वर्ष 2019 के चुनाव तक महिलाओं की अगर आप जनसंख्या देखिए लोकसभा की सीटों में यानी सांसद पद पे तो उनकी जो सीटें हैं ना के बराबर है। लगभग इनकी कुल सीटें आपको 14% तक ही दिखेंगी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। यानी 100 पुरुष अगर है मान लो संसद 543 है, उसे मान ली 100 सांसद, तो 100 सांसद में आपको 14 आपको महिला देखने को मिली, केवल 14 या 15% ही है। तो क्या ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में तो गलत है ना। संविधान तो लिए चलो बराबर है, महिला पुरुष सब बराबर हो गए, लेकिन व्यवहारिक रूप में हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, समाज में हर जगह महिला पीछे है। तो जो महिला संगठन है जो महिलाओं के विकास की, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो केंद्र जो सरकार है उससे इनका संघर्ष होगा ना, आंदोलन होगा ना इस बात पे कि महिलाओं को भी क्या किया जाए, पुरुषों के साथ समान अधिकार दिया जाए या उनको भी क्या बढ़ावा दिया जाए। सरकार कुछ विशेष प्रावधान करे, जैसे संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था तो सरकार ने कानून बनाया। और इसके साथ साथ महिलाओं को पहले क्या संसद भवन में उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, तो सरकार ने क्या एक कानून ला दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
अब महिलाओं की क्या 33% जो सीटें होंगी आरक्षित होंगी। इससे क्या सरकार ने महिलाओं की जो भी समस्या थी, सामाजिक जो समस्या थी, राजनीतिक प्रशासन जो भी समस्या थी, उसको सॉल्व किया। तो अब क्या लोकतंत्र होगा, लेकिन संगठन अब ये महिला जो संगठन है, क्या कभी ये संघर्ष करेंगे? संघर्ष तभी करेंगे जब इनके साथ गलत होगा। तो लोकतंत्र में भी जो संगठन होता है, किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी भाषा को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर, ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं और ये संगठन क्या करते हैं, अपने अधिकारों के लिए सरकार तक क्या करते हैं, सरकार से आंदोलन करते हैं, सरकार से संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके क्या करते हैं, एक सफलता प्राप्त करते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो ये भी क्या एक तरह के संघर्ष है। तो पहला आप ये जान लीजिए, लोकतंत्र में संघर्ष मैंने कहा था क्यों होता है। तो लोकतंत्र में जो पार्टी सरकार में जाती है, वो जाने के बाद सभी वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान देती है। यह लोकतंत्र का, यह राजनीति का कटु सत्य है कि यदि कोई भी पार्टी यदि केंद्र में या राज्य लेवल पर यदि सरकार में जाती है, तो सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लिए समान रूप से काम नहीं कर पाती है। उसके शासन क्षेत्र में कोई ऐसे वर्ग, कोई संप्रदाय, कोई जाति, कोई भाषा, कोई क्षेत्र वंचित रह जाता है उसके विकास से, और तब वहां पर वो एकजुट होते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं, एक तरह से वो दबाव समूह बनते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सरकार से अपनी क्या करते हैं, मांगों के लिए, अपने साथ जो बुरा हो रहा है बर्ताव के लिए क्या कानून बनाना या विकास करने के लिए जोर देते हैं कि हमारा भी विकास होना चाहिए, हमारे ऊपर भी कुछ नियम कानून अलग से एक तरह से बनना चाहिए, अलग से मतलब जिससे उनका विकास हो सके। अब जैसे ये जो दो कानून बना, ये गलत नहीं है, इससे महिलाओं का विकास होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिला जब राजनीति में जब भाग लेंगे। अब जैसे देख सकते हैं 14% केवल, 14 से 15% क्या महिला केवल सांसद है। अब जब महिलाओं की जब संख्या जब 33% हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब 33% संसद भवन में जब महिलाएं होंगी, तो महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्या है, जैसे उनके साथ यौन शोषण हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला में शिक्षा, जो रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन देना, तो महिला इस पर विशेष रूप से वहां पर 33% जो महिलाएं जाएंगी, विशेष रूप से बल देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। तो इसे 33 आरक्षण देने से ये जो महिलाएं हैं, ये बहुत तेजी से वो आगे बढ़ेंगी, जो कि जो 70-75 साल में नहीं हुआ। क्योंकि महिला तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि जो महिला वर्ग है वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, शिक्षित हो, विकसित हो, अन्य चीजें हों। तो ये मैंने जो कि सवाल किया था कि आखिर लोकतांत्रिक देश में जनसंघ आंदोलन क्यों, क्योंकि जो पार्टी केंद्र में जाती है, सरकार में जाती है, तो वो सभी के लिए समान रूप से काम नहीं कर पाती, ये व्यवहारिक रूप में होता है। और जब सभी के लिए सभी समान रूप से काम नहीं कर पाती है, तो उस वर्ग के लोग, उस जाति के लोग, उस संप्रदाय के लोग, उस धर्म के लोग, उस क्षेत्र के लोग जिसके लिए काम नहीं कर पाती है, वो एकत्रित होते हैं, या तो संगठन बनाते हैं, या तो विपक्षी जो दल है, जो राजनीतिक दल है, उनका समर्थन लेते हैं, या एक दबाव समूह के रूप में क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, इस वजह से कि वो सरकार उनकी मांगों को पूरे करे, उनको उनकी अनदेखा ना करे, उनके लिए कुछ कार्य करें। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, जिससे सरकार एक बार क्या कर रही थी, नर्मदा नदी पर बांध बना रही थी। बांध बनाने से बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता था, और सरकार ने ऐसे बहुत सारी नदियों पर क्या किया, बांध बनाने का प्रयास किया, और इससे बहुत सारी जनसंख्या में क्या विस्थापित है। क्योंकि मान लीजिए नदी है, अब इधर मान लीजिए बांध बन जाएगा, तो बांध बनने से यहाँ पानी जमा होगा ना, तो यहाँ के जितने भी ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग सबको हटना पड़ेगा, तो जाएंगे कहाँ। और लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है कि अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाना, नहीं जा सकते ना, बिल्कुल ही नहीं जा सकते। तो जो कि जा नहीं सकते, तो इन्होंने सरकार का विरोध किया कि नहीं हम नहीं जा सकते। सरकार भले बांध बना रही है बिजली के लिए, अन्य चीजों के लिए, उससे देश का विकास होगा, लेकिन ऐसा विकास जो हजारों घरों को बेघर कर दे, इसके लिए विरोध किया। और नर्मदा नदी बांध पर नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जो किया, जिससे बांध तो नहीं बना, प्लस बहुत सारे अन्य बांधों पर भी उन्होंने एक तरह से दबाव डाला है, जो सरकार इस विकास के नाम पर उस पर बांध बना रही थी, और जिससे क्या हजारों घर क्या बेघर आमतौर पर हो रहे थे। और आप एक शब्द सुनते हैं आरटीआई, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब एक आरटीआई जारी है
जिससे कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने किसी भी कार्य का उसको सूचना देना पड़ेगा, यदि उस विभाग के ऊपर, उस कर्मचारी के ऊपर आरटीआई जारी हो, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो लोकतंत्र में भी आंदोलन होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, फिर दूसरी बार बता दूं, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां आती हैं वो क्या सभी वर्ग, सभी समाज, सभी जाति को समान उससे कार्य नहीं कर पाती है। ऐसे में किसी एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक जाति को लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर पा रही, ये हमारे अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे, हमारे विकास की नहीं कर पा रहे, इसके लिए वो 2 ही 3 काम करते हैं। या तो वो दबाव समूह के रूप में एक बिना संगठित हुए ही वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सरकार के ऊपर दबाव डालें। जैसे कुछ लोग आंदोलन करते हैं जो संगठित नहीं होते हैं, वो किसी पार्टी, किसी संगठन के, किसी दल के नहीं होते हैं, लेकिन वो जनता होते हैं और असंगठित हुए बिना क्या करते हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार मानती भी है। दूसरा, जब सरकार उनको देखा करती है तो वो दूसरे राजनीतिक विपक्षी दल के सामने मिलते हैं और उनको सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। या ये जो राजनीतिक दल है, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, वो सरकार के ऊपर दबाव डालती है। तीसरा क्या होता है, जो संगठन है वो अपना खुद का एक संगठन बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीतिक दल भी उतने अच्छे से हमारी मांगों को नहीं कर पा रही है, हमारी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो खुद का एक संगठन बनाते हैं और सत्ता में भागीदारी लेने का भी प्रयास करते हैं। प्लस सरकार के सामने क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो लोकतंत्र में भी जनसंघर्ष होता है, लोगों का आंदोलन होता है अपने अधिकारों के लिए, अपने अन्य चीजों के लिए। यदि आप इसमें से किसी चीज को नहीं, तो मैं कहूंगा, लेकिन आप यह जो टॉपिक है, ये दो चीजें, ये चीजें आप इसको जो है मैं कहूंगा कि आप एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो चीजें है ना आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दमाद समूह और आंदोलन आप लोग का जो है खत्म हो गया। ठीक है, दवा समूह कहते हैं। ठीक है, दवा समूह आप लोग का, दवा समूह का निर्माण तब होता है जब समाज, पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दवा समूह, जैसे मैंने बताया, दवा समूह ये असंगठित होते हैं जब किसी एक धर्म, एक विचारधारा, एक भाषा के लोग या किसी तरह एक तरह की उनकी मान्यता हो। जैसे नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, उन सभी लोग भले अलग अलग धर्म के थे, जाति के थे, भाषा के क्षेत्र थे, क्षेत्र एक ही था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वो सब एकजुट क्यों हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही था, उद्देश्य एक ही था। उन दोनों की विचारधारा, उन सबकी विचारधारा एक ही थी कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। तो एक तरह का दबाव समूह हुआ, दबाव समूह जो सरकार के ऊपर दबाव डालती है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और जरूरी नहीं जितने भी दबाव समूह होते हैं वो सही होते हैं, कुछ दबाव समूह गलत भी होते हैं, जैसे सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कुछ गलत काम के लिए, कुछ कुछ लोग बहानाओं में बह जाते हैं या अन्य चीजें करते हैं और सरकार के ऊपर क्या एक तरह से दबाव डालते हैं कुछ अन्य कार्य करने के लिए। तो ये बात जान लीजिए, जरूरी नहीं कि दबाव समूह हमेशा सही होते हैं, कुछ मायनों में क्या गलत भी होते हैं। जरूरी नहीं कि बहुमत में लिया गया हर फैसला सही हो। ठीक है, अब आगे दे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन, ये दवा समूह के हैं। यानी बहुत सारे दवा समूह ने, मैंने कहा ना कि नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, फिर उसके बाद आपका जो हो गया पर्यावरण बचाओ आंदोलन हो गया, फिर आपका शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सभी आंदोलन क्या एक दबाव समूह है जो सरकार के ऊपर क्या दबाव डालती है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, वर्ग विशेष के हित समूह और जन समान के हित समूह। अब जानिए कि लोकतंत्र में किस तरीके से जो सरकार होती है किसी एक वर्ग विषय से, यानी किसी एक वर्ग विषय के लिए हित होती है, जबकि किसी सामान्य जन समूह के लिए उतनी हित कर नहीं होती है। कहने का मतलब होता है कि लोकतंत्र में देखें कि जो सरकार होती है किसी एक वर्ग विशेष के लिए बहुत ज्यादा कार्य करती है, आपको व्यवहारिक रूप में देखने मिलेगा, जबकि कुछ सामान्य वर्ग हित के लिए उतना प्रयास नहीं करती है, उतना प्रयास नहीं करती। करने का मतलब अब क्या है, आप जरा इसको जरा देख लीजिए। जैसे यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना होता है।
जैसे इसमें मैंने कहा ना, आप एक सेकंड, कि वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, यानी किसी एक वर्ग विशेष के हित समूह में, इसको लिख दूं, ठीक है, एक मिनट, वर्ग विशेष के हित समूह। पहला किसी एक वर्ग विशेष के हित समूह, दूसरा सामान्य जन के हित समूह, यानी सामान्य वर्ग के हित समूह। अब दो देखिए, अब किसी वर्ग विशेष के हित समूह और सामान्य जन के हित समूह। अब क्या होता है, लोकतंत्र में कभी कभी सरकार ऐसे हो जाती है कि किसी वर्ग विशेष के लिए सरकार का उनके लिए बहुत ज्यादा हितोषी हो जाती है, उनके हित की बहुत ज्यादा बात करती है, उनके विकास की बहुत ज्यादा बात करती है, जबकि कुछ ऐसे सामान्य जन हो जाते हैं, सामान्य ऐसे लोग हो जाते हैं जिनके हित की सरकार अनदेखा कर देती है, उनके विकास की अनदेखा कर जाती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि भारत में क्या कुछ संस्थाएं हैं, कुछ समुदाय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में एक समुदाय जिसका नाम है बामसेफ, ये एक संस्था है जिसका नाम है बामसेफ, एक संस्था है, मैं लिख दूं बामसेफ, बामसेफ क्या होता है, बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज, ठीक है। बामसेफ जिसका नाम होता है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसको लिख दूं, इसको एक सेकंड, बामसेफ जो होता है ये, इसको मैं देवनागरी लिपियों में लिख दूं, जो बामसेफ होता है ये बैकवर्ड जो कास्ट के लोग होते हैं, जिससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति इनके अधिकारों की बात करती है, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, यानी बैकवर्ड माइनॉरिटी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज, ठीक है। इसको क्या थोड़ा सा देख कर लिखना पड़ता है, शायद गलत ना हो, लेकिन सही है, शायद का मतलब है जिससे गलत ना हो जाए, इसके लिए मैं इन सब चीजों को जो लिखता हूँ थोड़ा सा देख कर लिखता हूँ, ताकि कुछ भी स्पेलिंग मात्रा कुछ भी ऐसा गलत ना हो, ठीक है। तो जो तो आपका जो है बासमेक्स है, जो आपका बासमेक है, इसका फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज यानी जो नौकरी धंधे काम जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको एम्प्लॉइज, जैसे होता है ना कि ये मेरा एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, तो बैकवर्ड नहीं पिछड़ा, माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो बासिक जो होता है एक तरह का एक संस्था, एक समुदाय है। तो मैं करना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो नजरिया दो तरह का रखती है, एक वर्ग विशेष के हित की बात करती है, यानी लोकतंत्र में चाहे राज्य में, लोकतंत्र में चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, तो वो जो हित रखती है दो तरह की रखती है, एक जो कुछ वर्ग विशेष के प्रति वो हितोषी बनती है, हित समूह होती है, जबकि सामान्य जन के प्रति जो हित होता है वो अलग होता है, यानी अगर इनके लिए कुछ विशेष प्रयास करेगी तो इनके लिए, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए भारत में हिंदू की जो जनसंख्या, आप धर्म पे मत जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिए, जैसे भारत में हिंदू की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो किसी पार्टी को केंद्र में सरकार चाहिए तो उसके लिए उसको बहुमत चाहिए ना, तो अधिकांशतः जितने भी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, आमतौर पर चुनाव के समय मंदिरों का सहारा लेती हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, ये करना वो करना, ताकि उनको लगे कि हम भी हिंदू हैं, या हम हिंदुओं के प्रति विशेष रवैया रखते हैं, ये रखते हैं, ताकि उनका वोट हमें मिल सके और सत्ता में जा सके। बाद में जब सत्ता में जाते हैं तो इनके लिए, इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करती है, प्लस वहीं पर जो अदर धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए,
ईसाई हो गए, ये अन्य जो हो गए, अन्य हो गए, इनके प्रति क्या सामान्य जनहित रखती है, सामान्य रवैया रखती है, कि उनको लगता है कि ये सारे मिलकर भी उतना वोट बैंक नहीं दे पाते हैं जितने देते हैं, तो थोड़ा सा सरकार भी थोड़ा सा अनदेखा करने लगती है। तो ऐसे में भी लोग क्या एक तरह का क्या एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, जैसे एसटी और एससी के लोग बनाए, जैसे आप देख सकते हैं बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज। इनका क्या उद्देश्य है? इनका एक ही उद्देश्य है कि ये इनका क्या उद्देश्य है देख सकते हैं, का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना होता है। यानी जो एस टी एस सी होते हैं और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो एस टी एस सी के वो लोग जो सरकारी कर्मचारी है, उनको लगता है कि हमारे वर्गों के साथ, हमारे अपने जैसे लोगों के साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है, तो उनको अधिकारों की मांग करते हैं। समानता के बाद छोड़ दें, यहाँ पर क्या सामाजिक समानता हासिल करने को, यानी सामाजिक समानता की बात की गई है। देखिए समानता भी दो तरह का होता है, एक राजनीतिक समाज, संविधान में सब समान है, लेकिन समाज में अभी भी ऊंच नीच छोटा बड़ा का है, तो उसमें भी समानता लाने का प्रयास करते हैं। फिर जो भेदभाव होता है इसको हटाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो इनके साथ जो बुरा बर्ताव होता है, इसको भी क्या आमतौर पर न्याय की मांग करते हैं, समानता की मांग करते हैं। तो इस तरह का क्या एक संगठन है। तो मैंने कहा ना कि जब वर्ग विशेष के प्रति सरकार कुछ और हित होता है, सामान्य जन के प्रति सरकार क्या अपना एक अलग हित होता है। ऐसे आंदोलनों का अच्छा उदाहरण है जैसे नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था, यानी बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। आप देख सकते हो इस तरह की चीजें हैं। अब थोड़ा सा अन्य चीजों को भी आप जरा देख लीजिए। कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों की सूचना का अधिकार देते हैं, यानी कई सारे लोकतांत्रिक जो सरकारें होते हैं जो अपने आरटीआई, यानी कई सारे लोकतांत्रिक ऐसे सरकार होते हैं जो अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का अधिकार देते हैं, प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है और आरटीआई वर्ष 2005 में इसको पारित किया गया, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। देखिए इसको अगर आप लिखना चाहें तो कुछ चीजों को, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं, मैं एक सेकेंड रुक जाइए। आप जो है मैं कहूंगा ये जो चीज है ना, ये इसको पहले आप लिख लीजिएगा। ये जो है आप इसको लिख लिया। बस में क्या होता है इसको जो है आप लिख दीजिए। उसके बाद आरटीआई के बारे में, आरटीआई राइट टू सूचना का अधिकार अधिनियम में लिख दूं, सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2005 का अधिनियम 2005 आरटीआई, ठीक है। सूचना का अधिकार ये भी एक ऐतिहासिक कानून है जो पारित हुआ है। अब देखिए नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो जनता है इसके अंतर्गत सरकारी विभिन्न गतिविधियों की क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो सरकारी कार्यालय हैं किस तरह से काम करते हैं, क्या काम किया क्या काम नहीं किया, उनसे क्या कर सकते हैं, उनकी उससे क्या कह सकते हैं, ये जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आरटीआई है। इसके बारे में अन्य चीज जानने के लिए आप जो है नेट का प्रयोग कर सकते, नेट यानी डाटा का, मोबाइल नेट का, सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में एक संक्षिप्त एक जानकारी दूंगा। अब आगे देखिए और कुछ और आंदोलन हुआ, जैसे अब ये तो समझ आए ये जो आंदोलन हुए, ये सारे संघर्ष हुए, ये किसके लिए,
किसी जात ने, किसी धर्म ने, किसी वर्ग ने, किसी क्षेत्र ने, किसी भाषा ने संगठन बनाए, राजनीतिक दल के साथ या दबाव समूह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आंदोलन किया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में कुछ और तरह के भी आंदोलन होते हैं, जैसे पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन अब हमारे देश में कुछ पर्यावरणीय आंदोलन भी हुआ है। आप देख सकते हैं पर्यावरणीय आंदोलन भी हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार यह हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमारा ही आता है। तो पर्यावरणीय कुछ आंदोलन हुआ है, जिसकी किस तरह से वर्तमान समय में पर्यावरण को समस्या पहुंचाई जा रही है, पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है। तो एक तरह से क्या पर्यावरणीय बचाव के लिए भी आंदोलन हुआ। और अनुच्छेद 21 के तहत क्या, अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा क्या मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत आप इसमें देख सकते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही क्या पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या हमारा जो है आता है, आपको देखने को क्या मिलता है। ठीक है, ये भी इसमें बताया। अब एक बात और जान लीजिए, क्या मिलास के लिए नेशनल अलंगर फॉर पीपल ह्यूमेंट एक ऐसा ही संगठन का नाम है। आप इसके बारे में जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण जो संगठन में इसके बारे में बता दो, एक सेकंड रुक जाइए। NAPM यह पर्यावरणीय आंदोलन के लिए एक संगठन है, जिसको हम कहते हैं नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। इसको बोलते हैं नेशनल अलायंस पीपल मूवमेंट। ये एक तरह का क्या संगठन है जो पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आंदोलन करता है। नेशनल अलायंस मूवमेंट, ये क्या पर्यावरण में लिख दूं, पर्यावरणीय, मैं आप लिख दूं नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, ये जो है आपका NAPM है। ये क्या करता है, यह पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आंदोलन करता है। भारत में पर्यावरण जो समस्या है इसके लिए क्या आंदोलन करता है। ये भी एक तरह का संगठन है जिनको पर्यावरण की वो चिंता रहती है कि दूषित पर्यावरण हो रहा है या सुरक्षित या स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। ये इसके लिए क्या एक तरह का संगठन बना है। यदि सरकार बहुत ज्यादा किसी पर्यावरण को सुरक्षित, पर्यावरण स्वच्छ रहे, ये दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो लोगों की जिम्मेदारी होती है, यानी पर्यावरण सुरक्षित रहे, दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो पब्लिक की जिम्मेदारी यानी हम लोगों की होती है, एक सरकार की, हम सुरक्षित रहे। प्लस इसके लिए भी सरकार क्या पूरा प्रयास करे। जैसे मिल की जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो पानी निकले वो गंदा करके उसको ना नदी में न छोड़ा जाए, सड़कों पर साफ सफाई हो, कूड़ा करकट के लिए उसके लिए कुछ जगह बनाया जाए रखने की, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। यदि सरकार इससे निकले, और आमतौर से शहरों में तो नगर पालिकाएं होती है और नगर पालिका के अधिकार में सारी चीजें आती हैं। तो अगर वो इससे मुंह मोड़े ना करे तो ये जो NAPM है, नेशनल अलायंस फॉर द पीपल्स मूवमेंट है, ये क्या करती हैं पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरणीय समस्या को उठाती हैं और पूरा प्रयास करती हैं कि एक स्वच्छ पर्यावरण हो। तो इसके लिए भी लोकतंत्र में क्या आपको आंदोलन देखने को मिलता है। अब देखिए क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। जैसे क्या जो आंदोलन यानी जो आंदोलन होता है और जो दबाव समूह होते हैं, यानी जितने भी संगठन हो गए, जितने भी दबाव समूह हो गए कि 1000 2000 20,000 लोग आकर सरकार से मांग करने लगे ये करो वो करो, क्या इनके जितने भी मांग होते हैं सब सही होते हैं, क्या गलत नहीं होते हैं। अब इसके बारे में देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि समूह जनता के, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले बात सुनिए कि क्या जितने भी ये दबाव समूह होते हैं, जो आंदोलन होता है, क्या सारे सारे सही होते हैं। तो पहले देखिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी क्या देखिए सरकार हो गया, ठीक है, राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल हो गया, यह जो राजनीतिक दल हो गया, जो सरकार हो गया,
या जो विपक्षी राजनीतिक दल हो गए, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करें तो यूपी में मुख्य रूप से 2 पार्टी है, एक बीजेपी, आप पार्टी पहुंच जाइएगा बीजेपी, और एक समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी की सरकार है और समाजवादी पार्टी है, तो एक सरकार है, एक राजनीतिक विपक्षी दल है, तो ये दोनों के दोनों जो पार्टियां जो दोनों लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी इनको कुछ भी काम करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। ये जनता के प्रति जवाबदेह है। लेकिन यदि 1000, 2000, 20,000 लोग आके खड़े जाएं और सरकार से मांग करें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो अगर उनके दबाव में सरकार को कानून बना लेती है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? तो जो दबाव समूह होते हैं, जो दबाव बनाने काम करते हैं, जैसे संगठन हो गए, आप मान लीजिए संगठन होते हैं, जैसे मान लीजिए संगठन में आप ले लिए, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, मैं इसको मिटा दूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई इलाका है। अब ये इलाका अगर कोई है तो इस इलाका में मान लीजिए इतने सारे मिल के लोगों ने क्या किया, एक संगठन बना लिया। एक सेकेंड, अब ये कोई इलाका है, एरिया है, अब इतने सारे लोगों ने मिलकर कोई एक संगठन बना लिया और पूरे इतने सारे इलाके के लिए ये क्या मांग कर रहे हैं, सबके लिए क्या मांग कर रहे हैं कि कुछ कानून बनना चाहिए। तो ये जो संगठन बना लिए, ये किसके प्रति जवाबदेह हैं? ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, ना तो इनके प्रति जवाब देते हैं, ना तो इन्हीं के प्रति जवाब देते हैं, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो पहले समस्या आती है, जितने भी दवा समूह संगठन वे किसी प्रति समानता जवाबदेह नहीं होते हैं। किसके प्रति जवाब देते हैं? जो राजनीतिक पार्टियां तो जनता के प्रति जवाब देते हैं। आप सांसद, विधायक, आप किसी भी पार्टी को, या आप निर्दलीय ही क्यों ना हो, आप जवाबदेह हो जनता के प्रति, सरकार भी जनता के प्रति जवाब दे। लेकिन ये जो दबाव समूह होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, दबाव समूह आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हैं। और सकारात्मक परिणाम क्या है कि जो दबाव समूह होते हैं वो आंदोलन करते हैं, क्या आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके क्या करते हैं, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं ना, जो जड़ें हैं मजबूत करते हैं। यानी दबाव समूह क्या करते हैं, जब सरकार गलत करती है या कोई गलत करता है तो ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक एक आंदोलन करते हैं, अहिंसक तो करते नहीं, शांतिपूर्वक करते हैं, और क्या करते हैं, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे पर्यावरणीय समस्या है तो उसके लिए जो आपका जो है नेशनल अलायंस फॉर द पीपल, मान लीजिए इसने आंदोलन कर दिया, और उसके बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने कह दिया अनुच्छेद 21, मान लीजिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। ये जो आपका जो है वहाँ का जो मुद्दा है, अब देखिए जो भोपाल में गैस जो था, शायद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, अब चेक कर लीजिएगा कि कब ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार। मैं इसको आपको कल बताऊंगा। तो कहने का मतलब, अगर इन्होंने किसी चीज का आंदोलन कर दिया तो आंदोलन कर दिया तो क्या करेंगे, ये लोकतंत्र आंदोलन करेंगे तो अहिंसक करेंगे, यानी हिंसा नहीं होगा, अहिंसक होगा, और ये क्या करेंगे, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसके मजबूत करेंगे, आंदोलन करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेंगे। तो एक सकारात्मक परिणाम भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक क्या है, ये किसी के प्रति दबाव समूह जवाबदेह नहीं होते, इनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है। प्लस ये क्या है, लोकतंत्र की जड़ों को कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं, ये यथार्थ है, इसको मानना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ जो आपका जो 5वां चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन, क्या है, ये जो है ये समाप्त होता है। 2 पार्ट में आपका ये पूरी तरह से जो है समाप्त हो गया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि चीजें समझ आएंगे तो ठीक है, यदि नई चीजें समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप एक बात बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे मैं बहुत तेज बोलता है, मैं बहुत स्लो बोलता है, आवाज़ नहीं आता, या बफरिंग होता है, या मेरी हैंडराइटिंग जो होती है बहुत खराब दिखती है, या मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है, इन सभी संबंधी यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और इसी के साथ से आपने जो अपना कीमती समय दिया है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।